इस वक्त हम हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव बड़दाह में, जो बलियापुर प्रखंड का एक हिस्सा है। हमारे साथ जो बुजुर्ग नेता बैठे हुए हैं, इनके बारे में आपको बता दें। ये श्री आनंद महतो जी हैं। जी 4 बार ये सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। मार्क्सवादी समन्वय समिति से ये 4 बार यहाँ के विधायक चुने गए हैं। और मार्क्सवादी समन्वय समिति जो मासस के नाम से कोयलांचल में और झारखंड में एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी, उसके ये संस्थापक सदस्य और वर्षों उसके केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और आज ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र के 84 वर्ष में चल रहे हैं। पिछले साल एक दुर्घटना के शिकार हुए थे, जिसमें इनको थोड़ा सा सुनने में और समस्या है। इस कारण हमारे दर्शकों को थोड़ी परेशानी होगी। और इनसे झारखंड आंदोलन के ये बड़े नेता रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। इनसे हम झारखंड की राजनीति, मार्क्सवादी समन्वय समिति की राजनीति और मार्क्सवादी समन्वय समिति जो आप जानते हैं, जिसका पिछले चुनाव के ठीक पहले भाकपा माले में विलय हो गया था, भाकपा माले में विलय हो गया है, उसके ये पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। तो हम आज इनसे विस्तार से झारखंड की राजनीति में, इनके राजनीतिक जीवन में, और एक बात और आपको बता दें कि जिस सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का 4 बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उसी विधानसभा क्षेत्र से इस बार ये चुनाव नहीं लड़े थे। और इस बार इनके जगह पर इनके बेटे चंद्रदेव महतो, जो बबलू महतो के नाम से जाने जाते हैं, वो चुनाव लड़े थे और उन्होंने भाजपा को हराकर इस सीट पर, अपने पिता की इस सीट पर वापसी की थी। तो हम आनंद महतो जी, जो समर्थकों के बीच आनंद बाबू के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनसे आज हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले दादा, देवभूमि झारखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं। पहले ये बताइए, आप एक कॉमरेड ए.के. राय के आप सबसे करीबी साथी रहे हैं और शुरुआत से संघर्ष में उनका ये रहे हैं। तो ए.के. राय साहब से आपका संपर्क कैसे हुआ, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ए.के. राय से पहली भेंट जी 1965 को है, रघुनाथपुर गांव में। वे रघुनाथपुर गांव आते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री कोचिंग करते थे अपना ड्यूटी करने के बाद। और मैं एक शिक्षक था कुसमाटन हाई स्कूल का, रास्ते में ही पढ़ता था, इसलिए आते जाते समय भेंट हो जाती थी शाम को। तो वे जब गार्जियन के साथ मीटिंग करते थे तो उसमें हम बैठे और उनके बातों को सुन करके हम प्रभावित काफ़ी हुए, क्योंकि उनका ये कहना था गार्जियन के साथ कि आप लोग इतना दिन रात परिश्रम करते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाने का व पहनाने का जो उचित आवश्यक चीज़ें हैं वे आप लोग नहीं दे पाते हैं। और जिसके यहाँ आप काम करते हैं, जो अपने काम नहीं करता है, उसके बच्चे आराम से हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में आप लोग सोचते हैं कि नहीं? तो ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न से हमको भी बहुत झोंकझोला और मैं आकर्षित उनके तरफ हुए। तो ये उनसे पहले हमारा जो मुलाकात है 1965 को रघुनाथपुर गांव में। और ए.के. राय जो प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक थे और राजनीति के संत माने जाते थे, उनके जैसा कहा जाता है कि उनके जैसा राजनीतिक रूप और निजी जीवन में ईमानदार नेता शायद दूसरा कोई नहीं रहा हो। तो उनके साथ तो ये थे ही। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, जो दिसम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ भी उन्होंने लंबा काम किया है, लंबा समय तक उनके साथ काम किया है। तो हम आनंद बाबू से आज जानते हैं कि इनकी मुलाकात शिबू सोरेन जी से कैसे हुई, कहाँ हुई। शिबू सोरेन साहब से आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी और कैसे आप उनसे और आगे बढ़े? शिबू सोरेन के साथ पहली मुलाकात है 1971 को। उस समय यहाँ बाई इलेक्शन हो रहा था बिहार में विधानसभा का।
उस चुनाव के दरमियान विनोद बाबू के कहने के चलते हुए आए थे AK राय का चुनाव प्रचार के लिए सिंदरी विधानसभा में। तो उसी समय उनसे भेंट है, तो उनसे इस तरह की बातचीत तो हुई नहीं थी, लेकिन चुनाव प्रचार के दरमियान उनके जो बात थी उस बात को मैं सुनते थे गौर से। तो उन्होंने ये कहता था केवल झारखंड सेंटिमेंट को उभारने का प्रयास करते थे, लेकिन मैं सोचता था कि झारखंड सेंटिमेंट को कैसे आगे ले जाए। माना आज जो एक जात विशेष का ये सेंटिमेंट सीमित है, तो ये यहाँ की आम जनता का सेंटिमेंट कैसे बनेगा, इसके बारे में सोचते थे। तो जो भी हो, लेकिन उनसे पहली मुलाकात हमको है चुनाव प्रचार के दरमियान 1971 को AK राय का विधानसभा चुनाव में प्रचार के दरमियान साहब आए थे यहाँ सिंदरी में आए थे, सिंदरी विधानसभा। ये आप पहली बार विधानसभा चुनाव सिंदरी से कब लड़े थे? मैं जीवन का पहला चुनावी नॉमिनेशन 1977 में किए। तो उस समय उसके पहले से मैं आपका मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन का सदस्य रहा, संस्थापक सदस्य रहा, लेकिन उस समय कुछ जो चुनावी राजनीति में जिस तरह का अंतर्द्वंद होता था उसी समय अंतर्द्वंद हो गया था। उस समय नेता वर्सेस कार्यकर्ता का डिफरेंसेस हो गया आपका कैंडिडेचर सिलेक्शन में। तो नेताओं का झुकाव था, KS चटर्जी वगैरह जो था, उमाशंकर शुक्ल वगैरह लोग का झुकाव था। SK बख्शी मैंने कैंडिडेट हो गए, और सिंदरी विधानसभा का जो कार्यकर्ता उन लोग का प्रस्ताव था कि आनंद महतो हो गया। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन के चलते AK राय न्यूट्रल हो गए, किसी का चुनाव प्रचार में गए नहीं, लेकिन कार्यकर्ता के दबाव से हमको चुनाव लड़ना पड़ा और इंडिपेंडेंट हम लड़े और इंडिपेंडेंट लड़के 77 में जीते। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कॉमरेड AK राय से प्रभावित होकर शिक्षक की नौकरी छोड़कर ये राजनीति में कूदे, और कूदने के बाद 1977 का विधानसभा चुनाव हुआ। तो आपको दर्शकों का हम बता दें कि 1977 के पहले इस क्षेत्र का सिंदरी का विधानसभा का प्रतिनिधित्व और सिंदरी के विधायक कॉमरेड AK राय साहब थे। क्या अनुभव ठीक हम बोल रहे हैं? AK राय साहब ये उस समय विधायक थे 77 के पहले। हाँ जी, तो AK राय साहब विधायक थे और वो धनबाद से सांसद बन चुके थे। तो यहाँ पर सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में एक रिक्तता थी कि कैंडिडेट कौन होगा। मार्क्सवादी समन्वय समिति में इसको लेकर मतभेद था, जैसा कि बताया आनंद बाबू ने कि जो पार्टी के नेता थे, चाहे कृपा शंकर चटर्जी से लेकर उमाशंकर शुक्ल साहब बड़े मार्क्सवादी नेता थे। इन लोगों ने मजदूर नेता जो SK बख्शी थे उनको अपना प्रत्याशी बनाया मार्क्सवादी का, मार्क्सवादी समन्वय समिति का, और कार्यकर्ताओं के मांग पर, जोर पर आनंद बाबू पार्टी से बगावत करके ये निर्दलीय चुनाव लड़े। तो एक ऐसी स्थिति थी कि पूरा कार्यकर्ता जो इस विधानसभा क्षेत्र का था वो जुआ, उसमें काफी जुआ तुर्क थे आनंद महतो जी, इनके साथ रहे और नेता रहे उधर, और ये भारी बड़े अंतर से चुनाव जीत के निर्दलीय पहली बार 1977 में विधायक बने। और जो मार्क्सवादी के जो कैंडिडेट थे वो शायद तीसरे नंबर पे चले गए थे। SK बख्शी तीसरे नंबर पे थे ना उस चुनाव में 77 में, उसमें चौथा नंबर, और SK बख्शी चौथा नंबर पे चले गए। 2 नंबर पे शायद कांग्रेस थी ना, जनता पार्टी। अच्छा, जनता पार्टी 1977 में जनता पार्टी का जो उफान था वो उसके प्रत्याशी वो 2 नंबर पे थे। कौन थे जनता पार्टी के प्रत्याशी? ये आपका सिंदरी का था, क्या अच्छा, उसका दिन को याद नहीं आ रहा हो। तो वो 2 नंबर में, 3 नंबर में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और 4 नंबर पे मार्क्सवादी के जो अधिकृत कांग्रेस का था सुभाष चटर्जी। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी थे उस समय सुभाष चटर्जी। अब वो सुभाष चटर्जी साहब भी नहीं है, तो वो 3 नंबर में कांग्रेस थी और चौथे नंबर पे मार्क्सवादी के प्रत्याशी SK बख्शी थे। तो पहला चुनाव ये
पार्टी से बगावत करके लड़े और जीते। उसके बाद ये इन्होंने 77 के बाद फिर उसके बाद के चुनाव में क्या हुआ, 80 में शायद विधानसभा चुनाव फिर हुआ। उसके बाद तो पार्टी का कैंडिडेट हम आ गए महासर कोऑर्डिनेशन के जी। और वो चुनाव बहुत बड़ा अंतर से हमने जीते थे, लगभग 28,000 वोट से जीते थे। 28,000 वोट से कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ 80 में। हाँ जी। 80 के बाद फिर 84, 80 के बाद 85 में। 85 में भी हम मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन से मैंने लड़े, जीते। उसके बाद फिर ए.के. राय का रिक्वेस्ट के अनुसार हम बैठ गए। ए.के. राय का कहना था कि झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विनोद बिहारी महतो का विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, इसलिए सीनियर सीट से उनको लड़ने दिया जाए। तो हमने इस बात को स्वीकार कर लिया। ऐसे भी मैं शुरू से भी चुनाव के प्रति उतना झुकाव रखता नहीं था, इसलिए उस ख्याल से हम बोला कि ठीक है, अब लड़े, विनोद बाबू लड़े, हम उसको ये करेंगे, जिताएंगे। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि आप सोच सकते हैं कि 77, 80, 85 ये हैट्रिक मार चुके थे विधानसभा चुनाव में। 3 बार लगातार चुनाव जीतने वाला नेता, जो कि चौथा चुनाव जिसकी जीत बिल्कुल तय थी, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं रहा। और आज जब आप राजनीति में देखते हैं कि बाप के लिए बेटा विधानसभा सीट नहीं खाली करने को तैयार हुआ, झारखंड में भी हम लोगों ने देखा और भी दूसरे राज्यों में देखे। और वैसे स्थिति में आनंद बाबू राजनीति के एक उदाहरण हैं, जिन्होंने विनोद बिहारी महतो, जो झारखंड के बहुत बड़े जननायक थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। एक संयोग भी है कि आनंद बाबू, विनोद बाबू सब एक ही गांव के, और हमको लगता है कि एक ही परिवार के ही लोग हैं। और इन्होंने 3 बार का विधायक, राजनीति में ऐसा बिरले उदाहरण आपको देश की राजनीति में मिलेगा कि 3 बार का विधायक जिस पर कोई दबाव नहीं था, उसने स्वेच्छा से अपने से एक सीनियर लीडर के लिए इन्होंने अपनी विधानसभा सीट छोड़ दी और विनोद बिहारी महतो उस चुनाव में यहाँ पर लड़े और लड़के वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे और ये मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता थे। बावजूद इन्होंने विनोद ए.के. राय साहब के कहने पर छोड़ा सीट और विनोद बाबू यहाँ से लड़े और चुन के वो बिहार विधानसभा पटना गए। तो बीच में एक टर्म इन्होंने गैप लिया जिसमें कि विनोद बाबू बने। फिर विनोद बाबू उसका अगला चुनाव हमको जहाँ तक याद है कि वो चुनाव नहीं लड़े और आनंद बाबू फिर 95 में 90 में तो विनोद बाबू लड़े ना, 85 में विनोद बाबू लड़े, 85 से 90 विनोद बाबू रहे विधायक और 90 में फिर आनंद बाबू यहाँ से मासस के प्रत्याशी बने। और 90 के चुनाव के बारे में इनसे जानते हैं। तो 90 का चुनाव में फिर आप मासस के प्रत्याशी बने। हाँ। और विनोद बिहारी महतो चुनाव यहाँ से नहीं लड़े, यहाँ से नहीं लड़े, टुंडी चले गए ना। उस साल वो लड़े नहीं, उस साल वो चुनाव नहीं लड़े। वो चुनाव नहीं लड़े आप यहाँ पर। तो आप ये बताएं उस चुनाव में क्या रहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस चुनाव में आपका साथ दिया कि नहीं दिया? ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमको सपोर्ट कभी किया नहीं। वो एक कैंडिडेट हमेशा देते रहा और 90 में भी वो कैंडिडेट दिया था हफीजुद्दीन अंसारी को। उसके बाद का जो 95 में भी हफीजुद्दीन अंसारी उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा। तो ये उसके बाद ये क्या बोलते हैं, विनोद बाबू के बाद हम फिर 90, 95 दो चुनाव 90 भी जीते और 95 भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विरोध के बीच आप चुनाव जीते। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया यहाँ पर। एक जैसा इनको दिल में दर्द है, झारखंड आंदोलन के इतने बड़े नेता हैं, इनको एक दर्द है। पहले भी हम कई बार इनके साथ हमारी बातचीत हुई है। तो इनको एक दर्द है कि कॉमरेड ए.के. राय और आनंद महतो ये दोनों बिहार जब तक रहा, झारखंड हम लोग जब तक बिहार में रहे तब तक तो इन लोगों ने 4 बार ये जीते। ए.के. राय साहब 3 बार विधायक बने सिगरी के, 3 बार धनबाद के सांसद बने। लेकिन 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग राज्य बना और झारखंड अलग राज्य के ये दोनों नेता थे, ए.के. राय और शिबू सोरेन, उसके बाद दुर्भाग्य से ये दोनों फिर कोई चुनाव नहीं जीत पाए। झारखंड बनने के बाद ये टिस इनको बराबर है। तो हम जानते हैं इनसे कि आखिर क्या कारण रहा
कि जिस झारखंड की आपने लड़ाई लड़ी और झारखंड बनने के बाद आप उसका प्रतिनिधित्व सदन में नहीं कर पाए, तो आखिर ऐसा आनंद बाबू क्या कारण रहा कि बिहार जब तक में हम लोग रहे आपको काफी सफलता मिली, AK राय साहब को भी काफी सफलता मिली, और झारखंड बनने के बाद आप चुनाव नहीं जीत पाए, इसका क्या कारण आपको लगता है? मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बिहार था तो बिहार का जो शासन व्यवस्था के साथ ये यहाँ का माने जो दलाल टाइप का लोग है उन लोग नज़दीकी रिश्ता नहीं बना पाया था, जिसके चलते उन लोग का उतना पैठ नहीं चलता। और उस वक्त हम लोग काफ़ी आंदोलन में सक्रिय थे, इसलिए हम लोग बराबर पहले चुनाव जीतते रहे। लेकिन ये झारखंड होने के बाद जो झारखंड प्रशासन है उसके बहुत नज़दीक में समाज का दलाल लोग चले गए, जो अपने सुविधा के अनुसार इस्तेमाल भी करना शुरू किया, जिस कारण से जो यहाँ का जो जनता है, जनता में भी कुछ माने अर्थमुखी होने के तरफ ज़्यादा लोग का पहलकदमी बढ़ा, और अर्थ आपका चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। और हमारे पास अर्थ था नहीं, बस केवल आंदोलन था और एक सिद्धांत था। दो ही चीज़ के बल पर हम चुनाव बराबर लड़ते रहे। और लेकिन यहाँ ये झारखंड होने के बाद से आपका यहाँ का जनता अर्थमुखी हुआ, दलालों के फेर में चल करके इस कारण से मैं समझता हूँ कि हम लोग चुनावी हार झारखंड होने के बाद हम हारते रहे। जी, एक बड़ा सवाल है झारखंड की राजनीति में, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिन्होंने नजदीक से देखा होगा, शुरुआत से यही धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी, जिसमें शिबू सोरेन जी, AK राय साहब, आनंद बाबू, विनोद बिहारी महतो जी और तमाम बड़े बड़े दिग्गज थे। उसी बड़ी रैली के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी, और उस समय एक लाल हरा मैत्री का नारा दिया गया था। लाल हरा मैत्री, हरा झंडा प्रतीक था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और लाल झंडा प्रतीक था मार्क्सवादी समन्वय समिति का, मार्क्सिस्ट का, जिसके नेता कॉमरेड AK राय और कॉमरेड आनंद महतो थे। और एक समन्वय बनाकर ये निर्णय लिया गया था कि दोनों पार्टी जो है मिलजुल के ये चलेंगे। तो लाल हरा मैत्री आंदोलन में तो बहुत यहाँ जमीन पे मजबूत दिखा, लेकिन बाद में ये मैत्री, लाल हरा मैत्री नहीं चला। तो इसके बारे में हम आनंद बाबू से जानना चाहेंगे और आपको हम पुरानी चीजों से रूबरू कराएंगे। तो आनंद बाबू, लाल हरा मैत्री टूटने का क्या कारण रहा और इसका क्या असर पड़ा? देखिए, लाल हरा मैत्री उस समय भी बहुत बड़ा एक फैक्टर था, और आज का परिस्थिति में वो फैक्टर है, क्योंकि झारखंड होने के बाद भी अगर लाल के बगल में हरा नहीं रहे व हरा के बगल में लाल नहीं रहे तो आज का स्थिति में राजनीतिक जीतना बहुत कठिन होगा। और इस चीज़ का प्रमाण हम यही देखते हैं कि ये झारखंड होने के बाद हम सिंध सीट बराबर लूज करते गए, यहाँ तक कि निरसा भी लूज किया। लेकिन ये एक तरह से ये लाल हरा का मैत्री था जो फिर से सिंध फिर लाल झंडा के गोद में हाथ में आया, और निरसा भी फिर से हाथ में आया। इसलिए ये लाल हरा मैत्री पहले भी प्रासंगिक था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इनका ये कहना था कि जब तक मार्क्सवादी समन्वय समिति रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा से उसका अलायंस नहीं हो पाया और ये मैत्री टूटा। इस मैत्री का टूट का ये रिजल्ट है कि जो इनकी परंपरागत सीट सिंदरी और निरसा, दो परंपरागत सीट मार्क्सवादी समन्वय समिति की रही है, दोनों सीट ये लोग झारखंड बनने के बाद लूज करते रहे। बीच में हालांकि एक आध बार निरसा जीते हैं जरूर अरूप चटर्जी, तो ये कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज लाल हरा मैत्री है, रूप बदला हुआ है। मार्क्सवादी समन्वय समिति अब अस्तित्व में नहीं है, और मार्क्सवादी समन्वय समिति का भाकपा माले में विलय हो गया है, और भाकपा माले जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इंडिया अलायंस में INDI में मिलकर चुनाव लड़ रही है, और यहाँ गठबंधन हुआ। पहली बार आनंद बाबू, भले ही आनंद बाबू समर्थन नहीं ले पाए शिबू सोरेन साहब का, लेकिन इनके बेटे को जो कि चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो है, उनको समर्थन मिला
हेमंत सोरेन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और आज वो विधायक हैं, यहाँ ये सीट भी जीता, ये सीट वो सीट भी जीता। तो आनंद बाबू आप ये बताइए, लाल हरा मैत्री टूटने के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, शिबू सोरेन को या कॉमरेड ए.के. राय को? देखिए, लाल हरा मती का प्रतिपादन करने वाला तो ए.के. राय था, और जब तक जिंदा रहा लाल हरा मानसिकता लेते हुए जिंदा रहा। और जहाँ तक शिबू सोरेन का भी प्रसार प्रचार लाल मती के चलते ही हुआ। यहाँ तक कि ये झारखंड आंदोलन को भी जो एक जन आंदोलन में रूपांतरित करने का श्रेय लाल हरा मती को है। इसके पहले भी बहुत झारखंड आंदोलन हुआ था, लेकिन एक जात का आंदोलन बन के रह गया था, जन आंदोलन नहीं बना था। तो इसलिए इस तरह का एक महान जो शक्ति का प्रतिपादित करने वाला लाल हरा मती है, उसका बीच में थोड़ा ये हो गया था कुछ राजनीतिक अपना स्वार्थ के लिए, माने कुर्सी का लोभ से, प्रलोभन से, उसमें लोभी किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता है। ये एक समय का था, क्योंकि समय बदलता है, उस बदलाव में प्रभावित लोगों को करता है, हर चीज को प्रभावित करता है। तो लाल हरी मती का जो राजनीति उसको भी कुछ समय के लिए प्रभावित किया था, लेकिन आज फिर से उस मती को याद किया जा रहा है। मार्क्सवादी समन्वय समिति से काफी लोगों का भावनात्मक लगाव रहा इस क्षेत्र में, और लोग, गांव के लोग भी काफी जुड़े थे, और जैसे समर्थन हासिल करना हो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो भाकपा माले में जाना, मार्क्सवाद का भाकपा माले में विलय को अगर आप चुनावी दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा कि यह सही हुआ, क्योंकि आज माले में जाके दोनों सीट, मार्क्सवाद की जो सीट थी वो लेफ्ट के पास है। तो हम आनंद बाबू से जानेंगे कि मार्क्सवाद जो एक माने आपके दिल में बसता था, लोगों के दिल में बसता था, उसका विलय करने में आपको दर्द हुआ कि नहीं? इसमें मार्क्सवाद को हमेशा ये चाहते थे कि ये जनता की पार्टी है, जमीन आधारित पार्टी है, और ये अपने आधार पर जैसे खोए नहीं, और आधार को बनाए रखने के लिए आंदोलन का जरूरत है, मूवमेंट का जरूरत है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिन तक एक ही प्लेटफॉर्म में रह करके हम लोगों ने देखा कि अब धीरे धीरे जो मार्क्सवाद है, केवल ये मार्क्सवाद नहीं, मार्क्सवाद से लैस जितने ही राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका जनाधार धीरे धीरे कम होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। और यह सच है कि ये मार्क्सवादी पार्टी छोड़ करके मौजूदा व्यवस्था का विकल्प दे नहीं सकता है आम जनता को, जो आम जनता चाहती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये अपने पार्टी के अंदर विश्लेषण, चिंतन मंथन करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि आज एक एग्जाम्पल लोगों के सामने रखना पड़ेगा कि मार्क्सवाद कोऑर्डिनेशन चाहती है, कोऑर्डिनेशन बनाना चाहती है, जितने मार्क्सिस्ट पार्टी है सबका। तो इसी ख्याल को लेकर के हम लोगों ने ये एक प्रस्ताव लिया कि हम लोगों को कोई मार्क्सिज्म आधारित जो क्रांतिकारी पार्टी है, लड़ाकू आंदोलनकारी पार्टी है, उसमें हम लोग को मार्च करना चाहिए। तो इस खोज में हम लोगों ने अभी देखा कि हमारा जो लक्ष्य था कि दलित को आगे बढ़ाना, दलित के हाथ में राजनीतिक सत्ता को सौंपना, ये जो सपना था, इस सपना के अनुसार हम लोगों ने देखा कि इस तरह के गरीब लोग जुड़े हुए हैं आपका माले से, CPI माले से। इसलिए माले को मजबूत करके हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए कि आज देश में जो विभिन्न खेमे में कम्युनिस्ट पार्टी विभक्त है, उसको एक मंच में आने का जरूरत है, ताकि आम जनता का मनोबल बढ़े, आम जनता को विश्वास हो आंदोलन पर।
यहाँ जब अभी हम आ रहे थे उसके पहले मासस के बहुत कई पुराने लोग हमको मिले, है ना? और वो लोग कह रहे थे, दर्द था उन लोगों को कि विलय नहीं होना चाहिए था, मासस का अलग अस्तित्व रहना चाहिए था। और वो लोग कह रहे थे, हमको बोले कि आप पूछिएगा जरूर आनंद बाबू से एक सवाल। तो हम बोले जरूर पूछेंगे, बताइए। तो वो बोल रहे कि नहीं, कि अरूप चटर्जी अपने विधायक बनने के लिए और आनंद बाबू अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए मासस को माले में मर्ज कर दिए। इस पे क्या कहेंगे? ये तो कहने की बात है, लेकिन वास्तव में हम लोग का सोच ये नहीं रहा। और एक ही राय का भी ये सोच था कि वे कभी पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं था। वे हमेशा एक कोऑर्डिनेशन बना था, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन बना था, मार्क्सिस्ट पार्टी नहीं बना था। उनका लक्ष्य था कि जितने मार्क्सिस्ट विभिन्न ग्रुप में बटे हुए हैं सबका एक कोऑर्डिनेशन हो, एक प्लेटफॉर्म में आवे। तो इसलिए अकेला का जो ख्याल था, उस ख्याल को करते हुए हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म को सोचा जिस प्लेटफॉर्म से जन आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है और आम जनता को विकल्प दिया जा सकता है। तो हम लोग का ये जो विधायक है ये है कि आम जनता को एक विकल्प देना, आम जनता के ऐसा पास जो जरूरत है आंदोलन का, उस तरह का आंदोलन को खड़ा करना, यही हम लोग का लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने मार्च किया। अब सवाल होता है अरूप चटर्जी का और ये चंद्रदेव महतो का। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लड़ाकू है, जो आंदोलन से जो युक्त है, आंदोलन चाहता है आम जनता के लिए, वैसे ही कैंडिडेट हम लोग को देना चाहिए। तो इस खोज में हम लोग फिर से अरूप चटर्जी को पाया। और यहाँ चूँकि मैंने बहुत पहले ये अनाउंस कर चुका था कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए यहाँ भी एक खोज था। केवल आनंद महतो खोज नहीं किया, यहाँ के तमाम जो कार्यकर्ताओं ने खोज किया कि एक लड़ाकू एक कैंडिडेट हम लोग चाहिए। इसलिए उनको दबाव दिया गया कि वे अपनी जो सर्विस करते थे, सर्विस से रिटायरमेंट ले, तो रिटायरमेंट लिया और इसको कार्यकर्ताओं ने आपका ये किया था। जिस तरह से 77 में आनंद महतो को कार्यकर्ताओं ने नॉमिनेट किया था, उसी तरह बाबलू महतो यानी चंद्रदेव महतो को भी कार्यकर्ताओं ने नॉमिनेट किया है। एक संयोग है कि आनंद बाबू भी शिक्षा की नौकरी छोड़कर राजनीतिक चुनाव लड़े और विधायक बने। आज इनके बेटे भी जो एक सरकारी शिक्षक थे, वो सरकारी नौकरी छोड़ के चुनाव मैदान में उतरे और जीत कर झारखंड विधानसभा पहुंचे। आनंद बाबू, एक बात और लोग जो पूछने कह रहे थे कि लाल झंडा या वामपंथी पार्टियां परिवारवाद का पहले विरोध करती थी। परिवारवाद आज क्या मासस में वामपंथी पार्टियों में भी प्रवेश कर गई है? अगर ऐसा नहीं है तो बगोदर में विनोद सिंह, सिंदरी में चंद्रदेव महतो, निरसा में अरूप चटर्जी ही क्यों? ये एक संयोग की बात है, लेकिन ये गलत है कि परिवारवाद लाल झंडा में घुसा है। लाल झंडा हमेशा मैंने अन्याय का प्रतिरोध किया है। अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए आंदोलन के जमीन पर खड़ा हमेशा रहता है। उसमें जिसको हम लोग सबसे ही पाएंगे, अगुवाई करने का लायक पाएंगे, नेतृत्व करने का लायक पाएंगे, उसको हम लोग कैंडिडेचर करते हैं। और संयोग ये है कि यहाँ चंद्रदेव महतो उस लायक रहा जनता के नज़र में, कार्यकर्ता के नज़र में। बगोदर में भी आपका विनोद सिंह वैसे ही रहा, आपका यहाँ निरसा में भी भले शुरू में अनुकंपा से आए, लेकिन आज वे भी एक आंदोलनकारी के रूप में वे चिन्हित है। इसलिए आंदोलनकारी में जो चिन्हित है वे किसी का भाई हो, बेटा हो, उसी को हम लोग प्रेफरेंस करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई बाप अपने बेटा को ही करेगा और दूसरे को नहीं। इस तरह का भावना हम लोग ने कभी नहीं रखा और न कभी रखेंगे। तो अब तो आपके बेटे यहाँ के विधायक हैं,
तो आपके समर्थक आपसे शिकायत करने आते हैं कि नहीं कि विधायक जी ये काम हमारा नहीं करते रहे, वो काम नहीं करते रहे, इस तरह का फरियाद लेके लोग आते हैं आपके पास? ना तो जरूरत पड़ता है तो सलाह देता है, लेकिन हमेशा हम ये कहते हैं कि जो आपके पास आता है उसके बारे में सोचो कम। जो लोग नहीं आता है, जो लोग नहीं बोल पाता है, उसके बीच में जाओ और उसके बारे में सोचो ज़्यादा। इस तरह का मेरा सलाह। क्षेत्र में जाएं, घर घर पहुंचे, विधायक जी क्षेत्र में जाएं और घर घर पहुंचे, यही आप कहना चाहते हैं? हाँ, उन्होंने तो बोला कि हम ये करेंगे, लेकिन कोई बात को सुनने के बाद उसको लागू करने में थोड़ा समय लगता है। उसको लागू करने में बहुत सा अप डाउन रास्ता को तय करना पड़ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा तुरंत तो लागू कर नहीं पाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल सही है। तो लेकिन हमको विश्वास है कि वो इस सब उनका लक्ष्य रहेगा। मतलब बेटे के 6 महीने के जो कार्यकाल है अभी विधायक के रूप में, उसमें आप कितना संतुष्ट हैं? अभी तो इनका शुरुआत है, पहले कभी ये विधायक रहे नहीं, उनको भी है नहीं, इसलिए ये एक तरह का एक ट्रेनिंग पीरियड में है। इसलिए अभी रिजल्ट का उम्मीद करना उतना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए इसके बाद ये 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद इसका मूल्यांकन करना सही टाइम होगा। अपने बेटे से आप कितना खुश हैं? जो काम आप नहीं कर पाए, झारखंड बनने के बाद आप चुनाव नहीं जीत पाए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन नहीं ले पाए, आपके बेटे ने आपका दोनों अरमान पूरा कर दिया। वो जो पहला चुनाव लड़े उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन भी ले लिए, और वो अलग राज्य बनने के बाद झारखंड के विधायक बन गए सिंदरी से। तो कितना आप अपने बेटे से खुश है इस उपलब्धि? इसमें मेरा व्यक्तिगत खुशी की बात नहीं है। मैं उसे तभी खुश होता हूँ जब आम जनता में हमारा पैठ होता है, और आम जनता में भी विशेष करके जो लोग गरीब है, दलित है, उन लोगों में पैठ, उन लोगों में जब तक हम चाह बनते हैं तब हम खुश होते हैं। तो इसलिए ये चुनाव जीतना हारना ये अलग चीज़ है। चुनाव हारते भी थे, बहुत एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट के साथ हम लोग हारते थे, और उसमें अपने सिद्धांत के बल पर वह चुनाव लड़ा जाता था। किसी का साथ हम लोग नहीं देते, बिना समर्थन का एकदम अपने ही से लड़ते थे। तो इसलिए उस चीज़ को जब याद करते हैं तो उस चीज़ में कमी दिखाई पड़ रहा है अभी भी, क्योंकि अभी एक अलायंस की जरूरत हमने सफल हुए हैं व उसका ही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमको जो आज जो जनता चाहती है उसके अनुसार हम कितना दूर तक जा सकते हैं, उसके बात को कितना हम पूरा करने में सक्षम होते हैं, इस चीज़ को आज देखना चाहिए। और इस चीज़ में अगर सफल होंगे व सफल होते देखेंगे तब हम लोग थोड़ा खुशी जाहिर करेंगे कि नहीं, जो सपना था उस तरफ आगे बढ़ रहा है। झारखंड आंदोलन आप लड़े, झारखंड समन्वय समिति में भी आप काफी सक्रिय रहे थे, तो क्या लग रहा है जिन सपनों को लेकर अलग राज्य की लड़ाई आप लोग शुरू किए, राज्य बन गया, आज 25 साल होने जा रहा है, क्या स्थिति है झारखंड की? कितना सपना आपका पूरा हो रहा है? ये 25 साल में तो झारखंड आंदोलन के हाथ में बागडोर बहुत कम ही रहा। जो लोग झारखंड आंदोलन नहीं किया उन्हीं लोग को हाथ में ज्यादा रहा, और उन्हीं लोग के हाथ के जरिए ही ये झारखंड राज्य का बुनियाद पड़ा। सब शुरू जब हुआ उस समय आपका बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के थे, वह पहला मुख्यमंत्री था, उन्होंने बुनियाद डाला, और उस रास्ते से वह सही है न गलत था बुनियाद,
अभी अभी रिजल्ट ये सब बता रहा है, रिजल्ट अभी सामने आ रहा है कि जो अगर बुनियाद सही रहे तो उसका ऊपरी ढांचा बहुत सही होगा, मजबूत होगा, और गलत रहे तो ऊपरी ढांचा गलत होगा और कमजोर होगा। तो इसलिए इस तरह का एक लड़ाई के बीच में, एक अंतर्द्वंद के बीच में अभी झारखंड है। लेकिन जब देख रहे हैं कि फिर से जो एक लाल झंडा का जो बना संस्कार व सोच था, उसको लेकर के जो झारखंड बना, आज भी देख रहे हैं कि लाल झंडा के तरफ लोग फिर से सोच रहा है। हम समझते हैं फिर से ये जो बीच में कमी, बीच में जो द्वंद हुआ भाजपा के चलते, उसको एक ही करने के लिए, निराकरण के लिए एक सफल कदम उठाएगा, ये हमको विश्वास है। कहने का मतलब है कि बाबूलाल ने बुनियाद ही गलत डाल दिया था, जो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बने, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए कि वे लोग कभी झारखंड आंदोलन किया नहीं, उन लोग के साथ आंदोलनकारी लोग था नहीं, और जो आंदोलनकारी साथ में नहीं रहेगा, आंदोलनकारी का सलाहकार अगर नहीं रहेगा, तो सही आदमी का जो नब्ज है उसको टोटलना मुश्किल हो जाएगा। सही आदमी का नब्ज अगर टोटल नहीं पाते हैं तो हम सही न स्कीम दे सकते हैं, न प्रोजेक्ट ला सकते हैं। इसलिए एक अंदाज से ही हम स्कीम बनाएंगे और प्रोजेक्ट देंगे जो कि आम जनता के अनुकूल कम होगा, प्रतिकूल ज़्यादा होगा। अच्छा, एक अभी बहुत युवा नेता है, राजनीति में बहुत तेजी से चमके हैं, आपकी अगली पीढ़ी है, जयराम महतो के रूप में। जयराम महतो का नाम सुने हैं कि नहीं? जयराम महतो मेरे पास आया भी था कई बार, तो उनको हम यही बोले कि देखो, अपने को बनाओ, अपने को सुरक्षित रखो, क्योंकि राजनीति का जो ये राजनीति को भटकाने वाला जो बीजाणु झारखंड के आसमान में और जमीन में घूम रहा है, इसलिए कब तुमको आकर आक्रांत करेगा, इसके बारे में सोचो और इसके बारे में अपने को बचाने का प्रयास करो। ठीक है, हर कोई शुरू में एक जो नारा लेकर के आता है, अब वो क्षेत्रीय हो या सार्वजनिक सार्वभौमिक हो, जो भी नारा हो, लेकिन उस नारा को आगे ले चलना, उस नारा को आगे ले चलने तक अपने को सुरक्षित रखना, एज इट इज जैसे अभी हैं, ये बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए इसके बारे में आपको सोचना होगा। तो अभी वो भी नया आया है, नया राजनीति है, राजनीतिक अनुभव भी नया है, विधायकी भी नया है। इसलिए ये निर्भर करता है वो कितना दिन तक सर्वाइव करे, और इसलिए अभी उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो गलत है ना सही है, लेकिन वह एक ट्रेनिंग है। अब देखते हैं, मेरा तो नज़र है, देखते हैं अब क्या आगे कर रहा है वो। तो जैसा कि आप बोले कि बिना अलायंस का कोई स्कोप नहीं है झारखंड में, अभी जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है, जैसे आप CPI-ML में गए, CPI-ML का अलायंस है कांग्रेस JMM आरजेडी के साथ, तो क्या जयराम महतो तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए, खुद विधायक बने, आपके जैसे क्षेत्र में सिंदरी में 40,000 से अधिक वोट उनका प्रत्याशी लाया, तो क्या उनको किसी राजनीतिक पार्टी से अलायंस करना चाहिए कि आपके ही रास्ते पे चलना चाहिए? जब ठीक है, एक चुनाव का रिजल्ट ही माने ना संतोषजनक होता है, ना आपका सफलता का परिचय हो सकता है। ये शुरुआत ठीक है, लेकिन हमने पहले भी कहा कि शुरुआत को कैसे तुम सुरक्षित रखोगे, इसके बारे में आपको सोचना है। तो उसके बारे में सोचने के लिए हमको एक ज़मीन के बारे में सोचने के साथ साथ थोड़ा आसपास का भी नज़र हमको रखना पड़ेगा। मैंने स्थानीयता के साथ साथ सार्वभौमिकता को भी हमको नज़र में रखना पड़ेगा।
यदि सार्वभौमिकता को हम नज़र नहीं रखते हैं तो हम गलत करेंगे। कहीं हमको जाना है, मान लेते हैं यहीं से गेट के बाहर जाना है, तो हम अगर अपने पैर को देखेंगे कि ये गड्ढा में गिर रहा है, न पत्थर में ठसका रहा है, तो जरूर गड्ढा में गिरेगा और पत्थर से ठसकाएंगे। और दूर अगर देखेंगे तो हम गेट तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये जो केवल ये आपका जो लड़ाई इन्होंने शुरू किया था खतियान से, खतियान ही के साथ साथ इसको खतियान को कैसे माना सुरक्षित रखा जाए, खतियान को कैसे लागू किया जाए, इसके बारे में एक दूरदृष्टि होना चाहिए। तो इसलिए मैंने उनको यही कहा था कि आप स्थानीयता के साथ साथ सार्वभौमिकता के बारे में भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाकर के इस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कॉमरेड आनंद महतो, जो 4 बार सिंदरी के विधायक थे और मार्क्सवादी समन्वय समिति के केंद्रीय अध्यक्ष थे। आज हम इनके गांव में इनसे बातचीत किए, काफ़ी कुछ हम लोगों ने इनसे जाना और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी 70 के दशक के जो राजनीति से और वर्तमान का जो अभी माहौल है उसके बारे में आप भी काफ़ी कुछ समझे होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर हम एक नई राजनीतिक हस्ती के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए देवभूमि झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।